guys, welcome to Adda 24/7. So this is your class 3 under this series which we have started for the coverage of most important static concepts and current affairs for the SBI CBO examination. मेरा subject है आपके सामने इकोनॉमी विच इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एक्चुअली। तो जो आपका फेज़ 1 का पेपर होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये इकोनॉमी जो आएगा जनरल अवेयरनेस के अंडर। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें ऐसे लिखना होता है वहाँ भी हेल्प करेगी, क्योंकि जो टॉपिक्स रहते हैं वो बैंकिंग रिलेटेड रहते हैं। तो मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़ा दूँ। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज मेरा क्लास 3rd है इसके अंदर आपका। एंड व्हाट हैव वी कवर्ड टिल नाउ इन दीज 2 लेक्चर्स। आपके सामने है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीवीए, ये सब हम कवर कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। आज मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। नाउ गाइज, मैं इस सेशन में आगे बढ़ूँ, आपको पढ़ाने चलूँ मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, जिसमें आज ये 3rd क्लास है मेरी, और उसके बाद आपका ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी, ये वाला सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं या आप नए आए हो अभी हमारे चैनल पे, तो इंश्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए हमारे चैनल को, ताकि आप मिस आउट ना कर दें वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हमारी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ना वो आपको मिल सके हमारी ऐप के थ्रू। ठीक है, चलूँ फिर आगे इस सेशन में। ओके, हियर आई स्टार्ट विद। तो 2-3 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट कवर करवाना। तो 2-3 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्लास, सो दैट यू कैन जस्ट रिकॉल। ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा था। क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट which is NNP at market price is defined as the value of goods and services taken at the dash cost। तो मार्केट प्राइस पे जब NNP की वैल्यू हम देखते हैं वो कौन सी साइड पे कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कंज्यूमर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा जी इसका आंसर गाइज? NNP एट मार्केट प्राइस, जब भी ये टर्म आ गया मार्केट प्राइस, तो मार्केट में कौन जाता है? कंज्यूमर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कंज्यूमर प्राइस। तो मार्केट प्राइस जब भी होगा वहां पे कंज्यूमर जाता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करती हूँ, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहां यूटिलाइज हुए हैं, जहां आ गई है प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन साइड की बात करेगा। ठीक है, हियर योर आंसर वुड बी कंज्यूमर। अनदर क्वेश्चन, टू कैलकुलेट NNP एट मार्केट प्राइस, dash is added to the NNP at factor cost and dash is deducted from the NNP at factor cost। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको NNP at market price चाहिए तो क्या करना पड़ेगा NNP at factor cost के साथ में, आपको प्लस या माइनस। तो फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करोगे और सब्सिडीज को माइनस करोगे। फैक्टर कॉस्ट में आप सब्सिडीज को ऐड करोगे या इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड और डिड्यूस लिखा हुआ है ना रिस्पेक्टिवली। या फिर डायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करोगे, या फिर सब्सिडी ऐड करोगे, डायरेक्ट टैक्स डिड्यूस करोगे, या सब्सिडीज ऐड करोगे और इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करोगे। क्या करोगे जी? तो हमेशा जब भी हमें मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को कर देंगे माइनस, क्योंकि जो प्राइस फैक्ट्री गेट पे होता है किसी आइटम का, और जब वो मार्केट पहुंच जाती है, मैंने ये पेन जब फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ तो इसके प्राइस था 10 रुपये। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके प्राइस आया, पर जब ये मार्केट पहुंचा कंज्यूमर ने इसके लिए दिए 12 रुपये। ये बीच में 2 रुपये क्या है जी? आपके टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वही इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ न्यू है, आप आंसर नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, यू शुड गो एंड सी द प्रीवियस लेक्चर ऑफ द सेम क्लास 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्लास 1 and 2 आपके लिए। थर्ड इज NDP इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डैश फ्रॉम GDP। NDP जब हमने निकालना होता है तो GDP में से हम क्या माइनस करते हैं?
डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नेट एक्सपोर्ट, सब्सिडीज या इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हम पढ़ चुके हैं, जीडीपी पढ़ चुके हैं, जीएनपी पढ़ चुके हैं, एनडीपी पढ़ चुके हैं, एनएनपी पढ़ चुके हैं। तो जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम माइनस कर देंगे जी डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, तो ये एक बार आपके लिए रिवीजन थी जो हम टर्म्स पढ़ चुके हैं, राइट। ये सब चीज़ें आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग है जब आप पढ़ने जाते हो ग्रोथ की मेजरमेंट को। अब मैं लेके चलूंगी आपको जीडीपी की कैलकुलेशन पे। हाउ डू यू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है। तो फ्रॉम हियर एक्चुअली द न्यू लेक्चर बिगिंस। पिछला तो काइंड ऑफ आपका टेस्ट हो गया, ठीक है। 3 मेथड्स हैं जी आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड्स को समझेंगे एक एमसीक्यू की फॉर्म में, राइट। तो व्हाई नॉट टू प्रेजेंट यू विद एन एमसीक्यू इटसेल्फ, है ना। आपको मैं एमसीक्यू ही दिखा देती हूँ ताकि देख लें कि आपको समझ भी आया कि नहीं। gross domestic product estimated by expenditure method does not include the value of dash। जीडीपी जब आप कैलकुलेट करते हो एक्सपेंडिचर मेथड से तो क्या नहीं आएगा उसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, इन्वेंटरी नहीं आएगी या नेट एक्सपोर्ट नहीं आएगा। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता देती हूँ इन्वेंटरी है, बट वाई इज इट सो वो समझते हैं हम अच्छे से। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी इज द मोस्ट कॉमन वे टू एस्टिमेट द जीडीपी कि जब आपको कैलकुलेट करना होता है इसी का यूज करते हो आप, ठीक है। और ये नॉमिनल जीडीपी आपको प्रोड्यूस करके देता है। हमने पढ़ा है ना नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, मेरे आई थिंक लेक्चर 1 में आपको मैंने कराया था, प्लीज गो थ्रू दैट। तो नॉमिनल जीडीपी देता है। ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या कर रहा है जी, जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उन्होंने कितना खर्चा किया उस सबको कहता है प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितनी जीडीपी आपकी कंट्री की। इट सेज दैट एवरीथिंग दैट द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग द कंज्यूमर्स एंड प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट स्पेंड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। जीडीपी है तो बॉर्डर्स तो होंगे ही। इट इज एडेड अप टू द टोटल वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है 1 ईयर। तो वो कोर है जी, यहाँ पे 1 ईयर का टाइम ले रहे हैं, विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं एक्सपेंडिचर सबका ऐड कर दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, विच मीन्स एक्सपेंडिचर ऐड कर रहे हो ना। C इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड्स हैं जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा उसको कह रहा है यहाँ पे रख दो, उसमें प्लस कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर जो बिजनेसेस या फर्म्स करते हैं। हम अज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में कि हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो सारे आपके कंज्यूमर्स हैं, बिजनेसेस जो हैं प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनका खर्चा ऐड कर दो। प्लस में गवर्नमेंट नाउ इज अ कंज्यूमर एज वेल। गवर्नमेंट को देखो अपने लोगों को सैलरी भी देनी है, गवर्नमेंट को पेट्रोल भी डलवाना है अपनी गाड़ियों में, रेंट भी पे करना है, तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा जो वो सारा खर्चा यहाँ प्लस कर दो। 3 फैक्टर्स हो गए जी, C प्लस आई प्लस जी। साथ में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्या डिफरेंस आ रहा है आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चारों चीजें मिलके बताती हैं आपका एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो सबसे पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर डन बाय द इकोनॉमिक एजेंट्स विच आर हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अब आप देखिए क्या आंसर कर पाएंगे। द मेथड डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है। इन्वेंटरी होता है स्टॉक, तो जो इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड्स बिजनेसेस ने की है वो वाली इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही इसमें आ जाएगी ना, इसलिए अलग से उसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसका एक आंसर ही हो गया। अब एक क्वेश्चन अनदर है टू सी इफ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5, GDP estimated by expenditure method does not include the value of, आई थिंक ये रिपीट हो गया है ना, इन्वेंटरी वाली चीज हमारी हो गई रिपीट। ये अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड विच इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G इन दिस फॉर्मूला? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। वेरी सिंपल, यू नो द टर्म्स। C stands for
consumption expenditure. I stands for investment expenditure. G stands for government expenditure. X minus M होता है जी export import, right? So this is the expenditure method. Most commonly इसी को यूज किया जाता है. नॉमिनल जीडीपी ये प्रोड्यूस करके देता है. कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉमिनल जीडीपी. एंड अनदर थिंग इज, ये क्या देख रहा है, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो आपके, उनका एक्सपेंडिचर कि कितना उन्होंने खर्चा किया है. कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है जी. इन्वेस्टमेंट आपके जो बिजनेसेस हैं, फर्म्स हैं, उनका है. गवर्नमेंट का फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. और नेट एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे. ये हो गया एक मेथड. अब चलें दूसरे मेथड पे, विच इज इनकम मेथड. इनकम मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपका एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो यूज कर रहा है इकोनॉमिक एजेंट्स को, तो इनकम मेथड क्या यूज करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. कैसे देखते हैं, चलिए. सबसे पहले फॉर्मूला इनकम मेथड का. जीडीपी इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट थ्रू द इनकम मेथड, देन यू हैव टू ऐड the wages, the profit, the interest, the rent received on the respective factors of production. तो हमारे 4 factors of production होते हैं गाइज. लैंड हम मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना. लैंड, लेबर, कुछ भी प्रोड्यूस करना है यही चाहिए. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये 4 हैं जी. लैंड है जो, लैंड पे आपको क्या देना पड़ता है, रेंट. लेबर को आपको क्या देनी पड़ती है, वेजेस. कैपिटल, जो पैसा आप लेकर आए उस पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, लोन लिया जो आपने. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. तो इनकम साइड पे के जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जा रहे हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, उन्होंने क्या कमाया, वो कहता है उन सबको ऐड कर दो तो आपकी इनकम मेथड आ जाएगी. ऑन दी अदर हैंड, जो इकोनॉमिक एजेंट्स इन्वॉल्व है आपकी बाइंग, सेलिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने क्या खर्चा किया वो एक्सपेंडिचर मेथड बता रहा था. ये इसका सिंपल सा मेथड है जी, ठीक है. इस पे कैसा क्वेश्चन आता है देख लीजिए. डैश मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी adds up the rent of land, wages, salaries of the employees, interest on capital, profits of the entrepreneurs and income of the self-employed people. कौन सा मेथड है इन सब में से जो इस सारी चीजों को ऐड कर देता है, रेंट को, वेज को. वेज और सैलरी एक ही बात है ना. बच्चे मेरे से एक दिन एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम सैलरी और वेज में क्या फ़र्क है. देखो एक्चुअली वेज इज ऑन अ डेली बेसिस, जो एक कॉमन पार्लेंस में हम टर्म यूज़ करते हैं, बट अदरवाइज सैलरी इज ऑल्सो वेज ओनली. सैलरी में डिफरेंस है, मंथली मिलेगी, हो सकता है 15 दिन में मिले, हो सकता है 2 महीने में मिल जाए, है ना. बट वी अज्यूम कि मंथली मिलती है, तो एक ही बात है जी सैलरी वेज, इतना टेंशन नहीं लेने का. इंटरेस्ट कैपिटल पे और प्रॉफिट. तो RWIP ये सब आपको क्या देंगे, जीडीपी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, GDP based on expenditure, GDP based on income, GDP based on saving, या none of the above. Answer is GDP based on income. क्योंकि GDP based on expenditure में तो क्या था, आपका एक्सपेंडिचर था जो आपके हाउसेज, बिजनेसेस, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है. तो इकोनॉमिक एजेंट्स का एक्सपेंडिचर था, जबकि इनकम मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. अगर ये 2 चीज आपको याद रह गई, कोई टेंशन नहीं आएगी, हमेशा यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. अनदर क्वेश्चन related to income method before we move on to do the third and last method, which is value added. So the question says, while calculating GDP with income method, which of the following incomes by all factors of production is added? क्या करते हैं बताओ, टोटल वेजेस एंड सैलरी सबकी ऐड कर देते हैं, सबका प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, रेंट ऐड कर देते हैं, या एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव ऐड किया जाता है. बहुत आसान है अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट. ये चारों चीजें आप कर दोगे ऐड, तो बन जाएगा आपका जीडीपी इनकम मेथड पे. डन है जी. अब टेकिंग यू टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, विच इज द वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड. एक्चुअली दिस इज द थर्ड मेथड, और ना ये सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड माना जाता है, क्योंकि ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. जैसे एग्जांपल देती हूँ, इनकम मेथड में आपको ये लग सकता है ना कि जिसकी इनकम है वो स्पेंड भी तो कर रहा है. हमने अजम्पशन कर लिया कि हाउस होल्ड्स हैं सारे कंज्यूम कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया कि बिजनेसेस हैं हमेशा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. उस प्रॉब्लम को रिमूव करता है वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड.
सो हाउ इज इट कैलकुलेटेड? देखो, जो आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं कौन कौन से हैं जी? हमारे प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर या लैंड से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, माइनिंग हो गया, क्वारिंग हो गया, फिशिंग हो गया, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है क्या जी? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? जो भी प्रोसेस की जा रही हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं जी। एंड थर्ड इज योर टर्जरी सेक्टर विच इज ऑफन कॉल्ड एज द सर्विस सेक्टर। ठीक है। और ऑल्दो एक और हायर लेवल होता है जी, क्विनरी एंड क्वार्टरनरी, बट दे आर द टाइप्स ऑफ टर्जरी ओनली। क्विनरी, क्वार्टरनरी, जिसमें डिसीजन मेकिंग या हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग होती है, रिसर्च एटसेट्रा। तो ये दो हो गए, क्विनरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, पर हम मेजरली इन तीन को मान के चल रहे हैं। इन तीनों की एक प्रोडक्ट बनने में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट करके बताएगा आपका ये वाला मेथड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ मैंने वीट का। किसान ने वीट ग्रो की जी, जब उसने स्टार्ट किया तो वीट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, वो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना इनपुट डाला जी, सीड्स लिए, उन्होंने मार्केट से या गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज रेट पे दिए, अपना एफर्ट लगाया, लैंड की सोइंग की, लेबर लगाया जी, पानी यूज़ किया, और उन्होंने क्या कल्टीवेट कर दिया, हार्वेस्ट करके दे दिया वीट। तो एक्चुअली मान लो कि उन्होंने वीट प्रोड्यूस की 100 रुपीज़ की, 1 kg वीट प्रोड्यूस की, और ये है 100 रुपीज़ की। तो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की? 100 रुपये की, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। ठीक है, अब इस वीट को शेलर में लेके गए, जैसे मिलर्स होते हैं जो, उन्होंने इसका वीट फ्लोर, आटा कन्वर्ट कर दिया, आटे में कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, अब द पर्सन जिनकी मिलर या शेलर है, वो क्या कह रहे हैं कि हम इस आटे को सेल करेंगे 200 रुपीज़ पर केजी पे। ठीक है, लिटरल वैल्यू पे मत जाना का 200 रुपये किलो कौन सा वीट मिल रहा है, लेकिन चलो मान लो 200 पे। बट दिस पर्सन इज चार्जिंग द अमाउंट ही ऑलरेडी पेड फॉर द वीट इटसेल्फ, है ना। तो 100 रुपये की तो वो वीट लाए थे, उन्होंने उसकी प्रोसेसिंग की और फिर उसे 200 रुपये का बना दिया, यानी इन्होंने एक्चुअल कितनी वैल्यू ऐड की? 100 रुपीज़ की, क्योंकि 100 रुपये तो उस वीट की खुद की वैल्यू थी। सो द वैल्यू एडेड बाय दिस सेक्टर इज ₹100, और इन्होंने आगे 200 रुपीज़ का बेच दिया। अब इनसे किसने लिया? इनसे लिया एक बेकर ने, वो केक बनाना चाहता है या ब्रेड बनाना चाहता है, उसने 200 रुपीज़ का यहाँ से लिया, और अब आके उसको उसने जो वीट लिया था, वीट फ्लोर, उसको कन्वर्ट किया उसमें, और शुगर, एसेंस, वनीला एसेंस, कुछ कुछ डाला, फ्लेवर्स, फ्रूट्स डाल के एक ब्रेड बना दीजिए, मिक्स्ड फ्रूट ब्रेड। ये कहते हैं ये ब्रेड मैं दूंगा 350 रुपीज़ की, 1 kg के सारा इन्होंने ब्रेड बना दिया। तो इन्होंने एक्चुअली में इस 350 में वो 200 रुपये इंक्लूड कर लिए ना, अपने जो खर्चा किया था इनपुट का, और भी जो खर्चा किया था, तो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की? 150 रुपीज़, क्योंकि 200 तो वहीं से आ रहा था, 150 इन्होंने ऊपर डाल दिया, तो 350 बन गई एक्चुअल अमाउंट। तो ये जो प्रोडक्ट है आज केक मार्केट में 350 रुपीज़ का, इसमें हर सेक्टर की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितनी है ये बताएगा हमें जीवीए मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। 100 रुपीज़ इनकी है जी, 100 रुपीज़ सेकेंड सेक्टर की है, अगले सेक्टर की 150 है, ये वैल्यू एडेड मेथड होता है जी। ठीक है, टू मेजर जीडीपी वी यूज दिस मेथड बिकॉज इट रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग। अगर आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो आपको ये लग सकता है जी कि चलो जी 350 रुपीज़ इस सेक्टर ने प्रोड्यूस किया था, 100 इसने किया, सॉरी 350 इसने, 200 इसने, 100 इसने, तो आप इन सबको प्लस कर दोगे, जबकि एक्चुअल में ये 350 में इंक्लूडेड है जो वीट उगाई थी किसी ने, उसकी वैल्यू भी है ना। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड इज, ताकि वो हर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन आपको बता दे। इस मेथड की काफ़ी अप्रिशिएबल मेथड माना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, क्योंकि ये अवॉइड करता है डबल काउंटिंग विच इज़ अ मेजर एरर वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आता ही है ना जी, किसी ने कुछ सेल किया, फिर आगे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हुआ, उसने उसे फिर आगे यूज़ कर लिया फाइनल गुड की तरह। तो ये वाला मेथड क्या करेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देगा, तो फाइनल वैल्यू एडेड, बस यही बताएगा जी ये पर्टिकुलर मेथड। The value added by each production company is called as production company या production sector को हम क्या कहते हैं, gross value added at market price। market price factor cost मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। So this is the third method. Let's see
if we can solve a question on the same. The primary objective of this method is to calculate the national income by taking the value added to a product during the various stages of production into account. Which method of GDP calculation is this? कीवर्ड क्या है यहाँ पे? वैल्यू एडेड. तो कौन सा मेथड है जी? जीडीपी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग्स या नन ऑफ दी अबव? सिंपल, प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड या फिर आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ये एक ही होते हैं जी. और ये हमें क्या बताते हैं कि वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ने क्या वैल्यू ऐड की है. दिस इज अ क्वेश्चन 9th. नाउ अ लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देकर जा रही हूँ. आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन. आई वॉन्ट यू टू आंसर इट इन द कॉमेंट्स बिलो, क्योंकि हम इसी को थोड़ा सा अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. अगर आपके कॉमेंट्स आएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप एक्चुअली में पढ़ना चाह रहे थे इस चीज़ को. तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स द एवरेज इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन इंडिया. एक पर्सन एवरेज इनकम क्या अर्न करता है, उसे क्या कहेंगे? जीडीपी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम या नन ऑफ द अबव. मैं अगली बार इसी से आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगी जहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू इसका आंसर, इसको एक्सप्लेन करूंगी ये सारी टर्म्स को, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगी नेक्स्ट टॉपिक पर. मीनवाइल यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप दे पाए तो मेरे को बहुत खुशी होगी जी. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस स्मॉल लेक्चर, मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी. आपने 3 मेथड्स पढ़े हैं टू जस्ट समअपिफाई से. आपने सबसे पहले मेथड पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड, सबका खर्चा ऐड कर दिया जी आपने एक्सपेंडिचर मेथड में. खर्चे में क्या आएगा? इकोनॉमिक एजेंट्स जो आपके थे, फर्म्स थी, बिजनेस फर्म्स और बिजनेस, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट एंड योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. दूसरा मेथड पढ़ा आपने इनकम मेथड, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो गए थे आपके, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल. और थर्ड मेथड आपने पढ़ा वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हर सेक्टर ने एक फाइनल प्रोडक्ट में क्या वैल्यू ऐड की है वो बता रहा था. That's it. I hope you like the lecture. And also I want to tell you कि अगर आपने अब तक हमारा कोर्स नहीं बाय किया है and you are looking forward to crack this CBO examination, then you should definitely go for our course. I'll show you कि आपको क्या करना चाहिए. आप जाइए जी हमारी ऐप पे, आप हमारी ऐप खोलिए या आप वेबसाइट भी देख सकते हो, पर ऐप से फ़ायदा होता है, एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है. आप यहाँ जाइए जी, यहाँ पे लिखा आएगा रेगुलेटरी बॉडीज़. ओके, ये क्या हो गया भैया, देखते हैं. तो हम जा रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पे. यहाँ पे आया एसबीआई सीबीओ, इस पे क्लिक कीजिए. हमारा जो बैच है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स का, ये 1 दिसंबर से लाइव हो चुका है. आपको यहाँ पे कूपन कोड अगर आप अभी यूज़ करते हैं, जो मैं कूपन कोड बता रही हूँ विच इज़ Y754, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है जी, तो आपको लगाना रहेगा यहाँ जाके Y754 मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी. ठीक है, दैट्स इट. आई एंड माई लेक्चर हियर गाइज एंड आई एम होपिंग कि यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन जो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ आंसर करने के लिए. वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. बाय बाय, टेक केयर.